तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेंस, टेंस कहते किसको साथियों? तो टेंस किसी भी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, मतलब कोई भी काम हो रहा है, समझिएगा, कोई भी कार्य चल रहा है, वो कब हो रहा है, समय और उसका अवस्था। ठीक है, वो उसको टेंस व्यक्त करता है। बात करते हैं कि ये कितने तरह का है। तो टेंस आपको भी पता है, टेंस कितने तरह का होता है? 3 तरह का। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस 3 तरह का होता है और हर एक टेंस का 4 भाग। जैसे अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर उसी तरीके से बात करें पास्ट की, ठीक है, अगर बात करें पास्ट टेंस की तो उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर सेम तरीके से अगर बात करें फ्यूचर की तो उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो हर एक टेंस के 4 भाग। तो टोटल टेंस कितने पढ़ने में? 12। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहला क्या है? ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां से टेंस नंबर 1 का शुरुआत हो चुका है। हम लोग टोटल 12 टेंस पढ़ेंगे, उसमें हर एक टेंस का रूल देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि वो टेंस का यूज कहां-कहां होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत क्या-क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर इसके अंदर डिस्कस किया जाए तो वो होता है रूटीन एक्शन। ठीक है, जो भी रूटीन एक्शन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। रूटीन एक्शन किसको कहते हैं? तो सबसे पहला काम रेगुलर एक्शन। ठीक है, जो नियमित कार्य हो रहा है। ठीक है, जो लगातार हो रहा है। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू बात करें तो आई कम हेयर डेली। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि मैं प्रत्येक दिन आता हूं, ये लगातार हो रहा है, नियमित। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा? इरेगुलर एक्शन, अनियमित कार्य। ठीक है, जो प्रत्येक दिन नहीं होता। जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान। ठीक है, जो भी भूकंप है वो जापान में आता है। ये क्या प्रत्येक दिन आता है? क्या नहीं, कभी कभी। ठीक है, इसे कोई फिक्स नहीं है कब आता है कब जाता है। ठीक है, तो ये अनियमित हो गया। चलिए अगला हैबिट। ठीक है, तो अगर कहीं भी हैबिट का जिक्र हो तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आएगा। ठीक है, हैबिट का एग्जांपल देखें तो ही स्मोक्स। देख लीजिए हैबिट का क्या हो जाएगा? ही स्मोक्स। अगला देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका मतलब होता है जो सार्वभौमिक सत्य, जिसे बदला ना जा सके। क्लियर साथियों, जिसे चेंज ना किया जा सके वो सार्वभौमिक सत्य है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसे बदला जा सकता है क्या? सूरज कभी पश्चिम से उग सकता है क्या? नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल क्लियर कर लिया। चलिए अब आते हैं सेकंड रूल पर। दूसरा रूल है साथियों कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस। ठीक है, आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते होंगे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में जितने भी हेडलाइंस होते हैं साथियों, और आप बहुत सारे क्रिकेट देखते होंगे या कोई भी स्पोर्ट्स देखते होंगे, उसका जो कमेंट्री होता है, इंग्लिश कमेंट्री, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि न्यूज़पेपर का हेडलाइंस और स्पोर्ट्स का कमेंट्री, उसमें भी किसका यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर का हेडलाइंस क्या रहता है कि पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर साइंस डील, तो ये भी किस में रहेगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। ठीक है, या फिर इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। चलिए अगला कमेंट्री देखते हैं कि सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। देखिए ये भी किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर। चलिए अगला तीसरा पॉइंट है, तीसरा यूज है आपका सिंपल प्रेजेंट का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो है कि निकट भविष्य। ठीक है, मतलब जो भी नियर फ्यूचर में कोई प्लान कार्य होने वाला है। ठीक है, तो निकट भविष्य के किसी भी प्लान कार्य को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, बताने के लिए, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। देखिए ये आगे की बात हो रही है, लेकिन इसमें भी किसका प्रयोग हम लोग कर दिए? सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो इसके यूजेस है साथियों, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। ठीक है, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉजिटिव का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या क्या होता है? तो एक फॉर्मूला जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ठीक है, V1 या V5। देखिए नीचे में यहां लिखा हुआ है V1 प्लस यस या यस, तो अगर देखिए V1 है सिंपली, ठीक है, और अगर V5 करने का मतलब कि अगर उसमें यस या यस ऐड कर दे तो वो V5 हो जाता है। ठीक है, तो इससे बेटर होगा कि आप V1 के साथ V5 को भी अगर इंक्लूड कर ले तो याद करने में आसानी होगा। ठीक है, और अंत में ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का। अगर नेगेटिव बात करें तो बीच में क्या इंटर करेगा? अब देखिए यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो यहां पर जैसे ही नॉट आएगा वो अपने साथ डू, डज और डिड लेके आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये है किसका? ये प्रेजेंट का है, तो इसमें डिड तो होगा नहीं, तो क्या होगा? डू, और डू होगा, डज होगा। अब देखिए डू कहां होगा और डज कहां होगा? ठीक है, ये भी समझना है। तो जब भी कोई प्लूरल हो, ठीक है, आई हो, वी हो, ठीक है, दे हो, यू हो, और कोई प्लूरल हो तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? डू का। ठीक है, जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है आई, वी, दे, यू और प्लूरल। इसका एग्जांपल भी आगे देखेंगे हम लोग। और अगर कहीं ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर हो जाए, देखिए नीचे में अगर कहीं भी ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर हो जाए तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। क्लियर, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव का इसका फॉर्मूला कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है कि अगर कभी भी आई, वी, दे, यू और प्लूरल रहे तो उसमें डू का प्रयोग हम लोग करेंगे और डू आगे आ जाता है। ठीक है, जैसे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका दूसरा तरीका साथियों कि डू प्लस सब्जेक्ट, अगर देखिए इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव इंटर कर जाए, ठीक है, तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, क्लियर, प्लस ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ गया होगा। और अगला देख लीजिए कि यही सेम नेगेटिव को है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को अगर अलग तरीके से लिखना हो तो डू नॉट को अगर एक साथ लिखे तो डोंट लिख सकते हैं। ठीक है, और डोंट को आगे भेज दीजिए तो डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ये था आई, वी, दे, यू और प्लूरल के लिए। और यही सेम अगर सेम फॉर्मूला बात करें ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के लिए, तो ये देखिए नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या यस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें यस या यस लगता नहीं है। ठीक है, इसमें यस या यस लगता नहीं है। कहने का मतलब कि V5 का प्रयोग इन लोगों के साथ करते नहीं हम लोग। तो V5 का प्रयोग किसके साथ होगा? तो ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ। ठीक है, क्लियर। नेगेटिव में देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके साथ डू का प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, ठीक है, या डजंट कर सकते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। देखिए डज आ जाएगा, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाए, ठीक है, तो डज प्लस सब्जेक्ट बीच में नॉट इंटर कर जाएगा। ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर डज और नॉट को एक साथ लिखना है तो आगे आ जाएगा डजंट। ठीक है, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सारा फॉर्मूला था साथियों, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ एग्जांपल दिया गया है, समझिएगा कि व्हाट ही नोज अबाउट यू। ये देखिए एग्जांपल है। अब आपको बताना कि इसमें गलती क्या है। फिर से देखिए कि व्हाट ही नोज अबाउट यू।
अब देखिए यहाँ पर व्हाट तो है, लेकिन जैसे यहाँ पर WH वर्ड आया, देखिए ऊपर ऊपर जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें WH वर्ड वाला छूट गया था, ठीक है WH। तो जब भी WH वर्ड आएगा उसमें डू या डज लगाएंगे, लगाना एकदम जरूरी होता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ही है तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज का। यहाँ डज तो है नहीं तो डज यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। जैसे व्हाट डज ही नो अबाउट यू, क्लियर हो गया साथियों। अगला देख लीजिए एग्जांपल कि आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई गलती है क्या, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। तीसरा देखिए कि द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइट्स ऑफ सम अदर स्टेट्स डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस, क्लियर। अब देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर डू का प्रयोग जो है वो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि सम अदर स्टेट्स, ये तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन ठीक है, ये पॉइंट एकदम स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कोई भी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, किसके अकॉर्डिंग, तो वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए मेन सब्जेक्ट आपका सम अदर स्टेट्स है क्या, नहीं, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ठीक है, शुरुआत में हो गया मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो वो है क्या, वो है सिंगुलर, ठीक है। अगर वो सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर डू की जगह किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो बात क्लियर हो गया, ठीक है, कि एक वाक्य में वर्ब वही सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कि किसी वाक्य में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। अगर कोई भी वर्ब है तो वो एकदम मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही उस वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा। चलिए वो आपका पहला खत्म हो चुका है, दूसरा आते हैं सिंपल पास्ट पर। तो दूसरा साथियों सिंपल पास्ट, समझते हैं सिंपल पास्ट, ठीक है। तो जो कार्य खत्म हो चुका है, ठीक है, जो कार्य खत्म हो चुका है वो सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। एग्जांपल देखिए जैसे आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी, ये खत्म हो गया काम, ठीक है, ये जो भी है ये काम खत्म हो चुका, तो ये सिंपल पास्ट में आ गया। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा V2 का ही प्रयोग होगा, ठीक है, पास्ट में। अब जब इसका जब नेगेटिव का बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यहाँ पर डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखना है कि डू और डज, ठीक है, डू और डज का जो पास्ट क्या होता है साथियों, इसका जो पास्ट अगर चेंज करें तो ये दोनों का पास्ट डिड ही होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये डिड नॉट हो गया। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो डिड आगे आ जाएगा, ठीक है, डिड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मिक्स करें तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, क्लियर। अब देखिए डिड नॉट अलग है, अगर दोनों को मर्ज करेंगे, डिडंट अगर लिखना है तो उसको आगे में लिखेंगे, ठीक है, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि अगर वाक्य का शुरुआत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वाक्य का शुरुआत इट्स टाइम या फिर इट्स हाई टाइम से हो, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ही होगा हमेशा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना कि कहीं भी अगर कोई भी वाक्य में इट्स टाइम या फिर इट्स हाई टाइम आ जाए और उसके बाद सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। और अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हो जाए, ठीक है, तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा। फिर से समझिएगा कि अगर इट्स टाइम या फिर इट्स हाई टाइम इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद किसका होगा, V2 का प्रयोग। लेकिन अगर इसके बाद टू का प्रयोग आ जाए तो V1 का प्रयोग करेंगे, क्लियर। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए पहला, इट्स टाइम यू शुड स्टडी। अब देखिए जैसे हमें दिखा इट्स टाइम तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट आ गया यू तो इसके बाद हमेशा V2 होगा, ठीक है। तो यहाँ स्टडी नहीं होगा, स्टडी के जगह पर क्या हो जाएगा, स्टडीज, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अगला देख लीजिए एग्जांपल कि अगर इसके बाद तुरंत टू हो, जैसे इट्स टाइम टू स्टडी, यही है, क्लियर। देखिए इसके बाद तुरंत क्या आ गया, टू, तो इसके बाद हमेशा वर्ब का प्रथम पहला फॉर्म आएगा तो स्टडी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नोट में करके दो और एग्जांपल लिखा गया है उसको देखते हैं कि यू डू कम हियर एवरीडे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू डू कम, समझिएगा यू डू कम तो ये V1 के रूप में रहेगा, क्लियर, समझ रहे होंगे। ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट में हो गया, यू डू कम। अब अगला देखिए ही डिड मेक अ मिस्टेक, क्लियर। अब देखिए बहुत बार गलती क्या होता है कि आपको लगता है अच्छा ये तो डिड है तो ये मेक क्या होगा, मेक को V2 बना देना चाहिए, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि मेक को V2 बना देना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। जब भी डू डज रहे तो ये तो प्रेजेंट में, लेकिन जब भी डिड रहे तो उसके बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होगा, ठीक है। ये भी ऊपर हमने फॉर्मूला में भी देखा था, क्लियर। तो ये भी V1 होगा, ये भी V1 होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला नोट है कि अगर वाक्य कोई भी सेंटेंस भूतकाल के समय का मतलब जो पास्ट टाइम है ना उसका उल्लेख करे तो वो भी पास्ट टेंस में ही होता है। जैसे आई हैव कम यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या हो गया, पिछला समय बीत चुका है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी यही होगा, ठीक है, सिंपल पास्ट। तो आई केम यस्टरडे, ये सही हो गया आपका। चलिए इस तरीके से आपका सिंपल पास्ट का रूल खत्म हो गया साथियों। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर पर। देखिए सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर है साथियों कि जो कार्य भविष्य में होगा, ठीक है, जो कार्य भविष्य में होगा यानी होने वाला है, ठीक है, उसका मैं अनुमान लगा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैं तुमसे मिलूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं घूमूंगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा कुछ सिंपल फ्यूचर में आ गया, ठीक है, जो कार्य भविष्य में होगा। इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर शैल विल नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, V1 हो जाएगा। ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, ठीक है, शैल विल के तुरंत बाद नॉट का एंट्री हो जाएगा, क्लियर। और अगर शैल नॉट या विल नॉट को एक साथ लिखना हो, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस सेंट या वांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब आते हैं इसका जो इंट्रोगेटिव होता है उसको देख लेते हैं। तो शैल या विल आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस शैल विल उठ के आगे आ गया। अगला देखिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों रहे तो सब्जेक्ट देखिए नॉट आगे नहीं आएगा, ठीक है, शैल विल आगे रहेगा प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस V1 के बीच में नॉट का एंट्री हो जाएगा। और अगर शैल और नॉट को हमें एक साथ लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सेंट, सेंट को आगे भेजेंगे या फिर वांट, विल और नॉट को एक साथ वांट लिखेंगे, तो ये दोनों आगे आ जाएगा, ठीक है, ये बीच में इसका उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी शैल विल का जितना भी प्रयोग है वो अभी ऊपर में हमने मॉडल्स में पूरा पढ़ा था, क्लियर। चलिए आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, वो सिंपल वाला पूरा खत्म हो चुका है। अब आते हैं कंटीन्यूअस वाला। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सबसे पहले समझते हैं कंटीन्यूअस मतलब होता है क्या, ठीक है, जो लगातार चल रहा है। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना है ना, लगातार।
तो बस वही कंटिन्यूअस उसी से बना है, कंटिन्यू से, जो काम अभी लगातार चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वर्तमान में जो काम चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे मतलब जो भूतकाल में चल रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब जो भविष्य में चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये कंटिन्यूअस का कांसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये काम अभी चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे आई एम स्टडीइंग टेंस नाउ, ठीक है, मैं अभी वर्तमान में क्या पढ़ रहा हूं, टेंस पढ़ रहा हूं, तो ये अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। अगला देखिए कि कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते, लेकिन उसे भी हम किसमें काउंट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही काउंट करेंगे। जैसे कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, ठीक है, डूबते जा रहा है। अगला पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्या बढ़ते जा रहा है, क्लियर। तो पॉपुलेशन है वो क्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो ये भी प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये तो दिख नहीं रहा है पॉपुलेशन बढ़ते हुए, तो इसको कंटिन्यूअस में नहीं रखेंगे, ठीक है। बहुत ऐसा कार्य जो हमें दिखाई नहीं देता, तो अगर वो भी लगातार चल रहा है तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला नोट करके लिखा हुआ है कि निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ठीक है, तो ये अभी मैं वर्तमान में जा नहीं रहा हूं, ठीक है, अभी मैं ट्रेवल नहीं कर रहा हूं, मैं जाने वाला हूं, लेकिन अभी निकट भविष्य में, ठीक है, एकदम नियर फ्यूचर में हमें पता है कब जाना है, तो इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्लियर। आते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला इसका कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, समझिएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा, क्लियर। उसके बाद V1 प्लस आईएनजी का कह दीजिए इसको, या फिर इसको V4 कह सकते हैं एक लाइन में, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगला देखिए इसका नकारात्मक, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, और उसके तुरंत बाद नॉट का एंट्री होगा, ठीक है, और उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इज एम आर और नॉट को एक साथ लिखना हो, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इजेंट एरेंट या एम नॉट, क्लियर। अब बहुत लोग करते हैं एमेंट लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, एम नॉट ही लिखना पड़ेगा आपको। प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों सेम ही है। अब आते हैं इसका इंट्रोगेटिव पर। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सीधा उठ के आ जाएगा, इज एम आर जो भी है सब्जेक्ट के साथ जिसका भी प्रयोग होगा वो क्या होगा, उठ के आ जाएगा, और बाकी सब सारा कुछ एज इट इज रह जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में उपयोग करें, क्लियर, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, क्लियर, नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। और अगर इज एम आर प्लस नॉट को एक साथ लिखेंगे तो इजेंट एरेंट ये आगे चला जाएगा, क्लियर। ये समझ में आ गया होगा साथियों। चलिए ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है साथियों कि देखिए आपको दिख रहा होगा कि इज नॉट का एजेंट बन जा रहा है, ठीक है, आर नॉट का एरेंट बन जा रहा है, लेकिन एम नॉट का कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन टैग की, तो क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा जाता है, तो वहाँ पर एम नॉट का क्या लिखा जाता है, एरेंट लिखा जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना हो तो एमन नहीं लिखेंगे, ठीक है, एम नॉट ही लिखेंगे, ठीक है, इसका कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता ही नहीं है। चलिए आगे। तो ये तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन टैग का था, जैसे आई एम फाइन, ये क्वेश्चन टैग है, तो इसका क्या हो जाएगा, एरेंट आई, ठीक है, एमेंट आई नहीं होगा, ये भूल कभी मत कीजिएगा। चलिए इज एम आर का प्रयोग देख लीजिए, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ही के साथ, सी के साथ, इट नेम और सिंगुलर के साथ, इतना चीज के साथ इज का प्रयोग करेंगे, क्लियर। एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। और आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, यू वी दे ऑल और प्लूरल के साथ, ठीक है, इतना के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो ये इज एम आर का यूज आप समझ गए होंगे, क्लियर साथियों। अब समझिए एग्जांपल है कि माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडीइंग इन अ स्कूल, ठीक है। अब देखिए इस एग्जांपल के माध्यम से एक बात आपको कहने की कोशिश किया गया कि जब वाक्य रूटीन हो, ठीक है, कोई जो बार बार हो, तो वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी रूटीन एक्शन हो तो वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, क्लियर। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो कुछ अवधि के लिए ही है, ठीक है, कुछ अवधि के लिए रूटीन एक्शन है, तो वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर। जैसे अब ये सेंटेंस आपका गलत है, इसको सही करते हैं। जैसे माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडीइंग इन अ स्कूल। अब देखिए ये हर रोज हो रहा है, ठीक है, ये हर रोज ये काम तो हर रोज चल रहा है, तो यहाँ पर इज वर्किंग की जगह पर वर्क्स होगा और इज स्टडीइंग की जगह पर स्टडीज होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, नीचे में देखिए लिखा हुआ है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउ ऑडिट। देखिए अभी वर्तमान के समय में हम सभी क्या कर रहे हैं, आप सभी क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्लियर। लेकिन कुछ समय के बाद जब आपका जॉब लग जाएगा तब तो आप इस एग्जाम का तैयारी नहीं करिएगा, क्लियर। तो ये कुछ अवधि के लिए हो रहा है, तो यही आपका ये पॉइंट था कि जब कुछ अवधि के लिए हो, ठीक है, ये पॉइंट वही कर रहा था, जब कुछ अवधि के लिए हो तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो परमानेंट जिंदगी भर चलता रहे, ठीक है, जिंदगी भर मतलब फिर भी लॉन्ग टाइम के लिए, क्लियर, तो वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग ना करके सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का था। अब आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस है कि जो काम भूतकाल में हो रहा था, मतलब जो पास्ट में चल रहा था, ठीक है, तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारे लिए, ठीक है, तो ये अभी मैं इंतजार नहीं कर रहा, ठीक है, पहले इंतजार कर रहा था, तो ये भूतकाल में हो रहा था, तो ये किसमें आ गया, पास्ट कंटीन्यूअस में। आइए देखते हैं फॉर्मूले की बात करें, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब V1 प्लस आईएनजी को आप V4 भी कर सकते हैं। चलिए नेगेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट बीच में एंट्री मार दिया। अगला देखिए जब वाज और वेयर इसके साथ जब नॉट को कंपाइल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाजंट और वेरेंट, क्लियर। आती है इसका इंट्रोगेटिव, तो वाज वेयर आगे आ जाएगा, ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब था वाज वेयर, तो ये आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब बाकी सारा कुछ एज इट इज रह जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ साथ हो जाए तो वाज वेयर आगे आ जाएगा सब्जेक्ट और नॉट बीच में हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट हो जाएगा और V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज रह जाएगा। और अगर हमें वाज वेयर प्लस नॉट को कंपाइल फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, एक साथ लिखना हो, तो क्या करेंगे हम सभी, तो वाजंट और वेरेंट, ठीक है, इसको सीधा आगे ले जाएंगे, जैसा आपको दिख रहा होगा वाजंट या वेरेंट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला था, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब देखते हैं प्रयोग, ठीक है। वाज और वेयर का, वाज का प्रयोग कहां होगा, वेयर का प्रयोग कहां होगा। तो वाज का प्रयोग है ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर और आई के साथ, ठीक है। इतना के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। वेयर का प्रयोग कहां करेंगे, यू, वी, दे और प्लूरल और ऑल के साथ, ठीक है। इतना के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो वाज वेयर का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है। नीचे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अगर कोई वाक्य काल्पनिक है तो उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का ही प्रयोग होता है, ठीक है। चाहे वेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए उसका एग्जांपल है जो काल्पनिक के बारे में भी बताया गया था, उसी का एग्जांपल है। आई विश आई वेयर अ बर्ड, ठीक है। मैं इच्छा करता हूं कि मैं एक पक्षी होता, क्लियर। तो यहां पर वेयर क्या है, मेन वर्ब के रूप में। अगला देखिए ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वेयर स्लीपिंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन वेयर तो हुआ ना, क्लियर। तो ये आपका पूरा पास्ट कंटीन्यूअस था साथियों। अब आते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस, देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस किसको कहेंगे, तो जो कार्य भविष्य में हो रहा है, ठीक है। जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जांपल देखिए कि वी शैल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, मतलब अभी हम लोग इस समय में, ठीक है, अगले महीने बिल्कुल इसी समय पर क्या क्या कर रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये आने वाले भविष्य में होगा, ठीक है। अभी हो नहीं रहा लेकिन आने वाले भविष्य में होगा, ठीक है। और हो रहा होगा मतलब एट द टाइम मैं अभी एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग वी के बारे में क्या, तो हम लोग अभी एग्जाम दे रहे होंगे, तो ये भविष्य में होने वाला है, ठीक है। भविष्य में कंटीन्यूअस है ये, तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस में आ गया। अब बात करते हैं साथियों इसके फॉर्मूले के, इसका फॉर्मूला का बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी। ध्यान रखिएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी का प्रयोग करेंगे, क्लियर। प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए नेगेटिव का बात करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है। शैल विल और बी के बीच में नॉट का एंट्री होगा, ठीक है, समझ रहे होंगे, और बाकी एडजेक्टिव रह जाएगा। चलिए अगला देखिए, जब विल शैल विल और नॉट को जब कंपाइल करेंगे, ठीक है, एक साथ लिखेंगे, तो शैल नॉट का सेंड हो जाएगा और विल नॉट का वांट हो जाएगा, ठीक है, ये समझ होंगे। अब बात करते हैं इसका इंट्रोगेटिव पार्ट का। तो इसका जब इंट्रोगेटिव पार्ट का बात करेंगे साथियों, तो देखिए इसका जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के आगे आ जाएगा, तो विल शैल आगे आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जितना चीज बचा हुआ है वो एडजेक्टिव रह जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ हो जाए, ठीक है, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल एडजेक्टिव रह जाएगा। अगर विल शैल और नॉट को एक साथ लिखना हो तो वांट या सेंट आगे आ जाएगा, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये सब समझ गए साथियों। अब देखिए नीचे नोट में कुछ लिखा गया है कि कुछ वर्ब का प्रयोग हम कंटीन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऐसे ये जितने भी वर्ब हैं ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग समानता आईएनजी फॉर्म में होता ही नहीं है। अब देखते हैं वो उन सारे वर्ब को देखते हैं। तो सबसे पहला इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, इसको छोड़िएगा, इग्नोर करिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, ठीक है। ये जितने भी देखिए, ये जितना भी वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, सारा वर्ब मैं अभी एक बार रीड कर दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा। उससे पहले समझिए कि ये जितना भी वर्ब लिखा हुआ है सारा वर्ब का कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं होता। जैसे वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन में लिखा गया जैसे सी, ठीक है, तो सीइंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे देख रहे हैं तो इसका सीइंग नहीं होगा, टेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। स्मेलिंग नहीं होगा, हियरिंग नहीं होगा, ये सब हियरिंग होगा, ठीक है। प्रीफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सब का बिफोर होगा ही नहीं, ठीक है। ये सब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। थिंकिंग नहीं होगा, नोइंग नहीं होगा, मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये वर्ब के फॉर्म में नहीं होगा। जैसे आईएनजी जोड़ेंगे तो वो कुछ अलग मीनिंग ले लेगा, बात समझ रहे होंगे। माइंडिंग नहीं होगा, रिमेंबरिंग नहीं होगा। तो ये सारा कुछ आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, ठीक है, पोसेस, कंटेन, कंसिस्ट, ठीक है, और जो भी है, ठीक है। तो ये पूरा कोशिश आप करें साथियों। ये बहुत बार इससे मेंस में भी सवाल पूछा गया, प्री में भी सवाल पूछा गया, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि ये पूरे हर एक वर्ब को आप याद कर लें, ठीक है, कि ये जितने भी एपियर हैं, सीम है, लुक है, इसका क्या होता है, बिफोर होता ही नहीं है, ठीक है। अगर इतना आप याद कर लीजिएगा तो इससे डायरेक्ट बहुत सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहां पर क्या लिखा होगा, सीधा स्मेलिंग लिखा होगा, सीधा अफेक्टिंग लिखा होगा, ठीक है, सीधा कॉस्टिंग लिखा होगा। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, तो डायरेक्ट उस वाले पार्ट में आप ढूंढ लीजिएगा। ये समझ में आ गया होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखें इसका। जैसे ही इज ऑइंग अ कार, तो ऑइंग तो अभी हमने देखा होता ही नहीं है, तो ऑइंग की जगह क्या हो जाएगा, ऑन्स, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो भी लाइन है ये कंटीन्यूअस में होगा नहीं, तो कंटीन्यूअस में नहीं होगा तो सिंपल में आ जाएगा, तो ही ऑन्स अ कार। अगला देखिए दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, तो इज बिलोंगिंग नहीं होगा, ठीक है, इसको गायब करिए, बिलोंग्स ला दीजिए। अगला देखिए आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, तो यहां देखिए मीनिंग है तो मीनिंग को हटा दीजिए, ठीक है, मीनिंग होता है तो मीन, ठीक है, तो एम भी यहां से हटेगा, तो आई डोंट मीन, क्लियर। अगला देखिए अगला एग्जांपल कि आई एम सीइंग अ मैन स्टैंडिंग देयर, तो देखिए सीइंग का यूज हो रहा है, तो सीइंग तो होता नहीं है, तो आई एम सीइंग को गायब करिए, यहां पर सी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज होता है और ऐसा एरर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट बिफोर फॉर्म में दिया रहेगा। चलिए आगे देखिए साथियों, एक नोट नीचे लिखा हुआ है। नोट में कि अगर हैव का अर्थ अधिकार होना हो, ठीक है, अगर कभी भी हैव का अर्थ अधिकार होना हो जाए तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हैव का अर्थ कुछ और निकले, ठीक है, तो उसमें आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, ठीक है, तो ये खाने के सेंस में, क्लियर। तो यहाँ पर अधिकार होना के सेंस बनी है, तो यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। अगला देखिए आई एम हैविंग अ कार, ये देखिए अधिकार होना, ठीक है, हमारे पास एक कार है, तो यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखिए आई हैव अ कार, ये हो सकता है, ठीक है, आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। देखिए कुछ और यहाँ पर वर्ब निकल के आ रहे हैं कि जैसे थिंक हो गया, रिमेंबर हो गया, फील, लुक, अपीयर, ठीक है। इनका प्रयोग समान वाक्यों में आईएनजी में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भावनाओं को दर्शाना है, ठीक है, अगर कोई भावनाओं को दर्शाना तब आईएनजी फॉर्म में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग यू आर राइट, क्लियर, तो आई एम थिंकिंग यू आर राइट। तो ये अब ऐसा सोचिए कि इसमें कोई भावना निकल रहा है क्या, इसमें कोई भावना निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, ठीक है, नहीं निकल रहा तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, आई थिंक यू, क्लियर। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखिए कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैं सोच रहा था कि तुम सही हो, इसमें कोई भावना नहीं था, लेकिन इसमें एक भावना, ठीक है, एक भावना है इसमें, तो आई एम थिंकिंग ऑफ यू ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते आई थिंक, ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। अगर देखिए थर्ड नंबर देखिए कि आई वाज अपीयरिंग एज इफ दे वे आर गोइंग टू किल अस। अब देखिए इसमें कोई भावना नहीं निकल रहा, ठीक है, आई इट वाज अपीयरिंग, तो यहाँ पर अपीयरिंग नहीं होगा, ठीक है, सीधा क्या हो जाएगा इट अपीयर्ड, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। लेकिन अगला देखिए एग्जांपल नंबर 4 कि यू आर लुकिंग गुड, इसमें एक भावना है, ठीक है, इसमें एक भावना है, एक फीलिंग है, यू आर लुकिंग गुड, तो ये सही हो जाएगा यहाँ से। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, ये जितना भी अगर ये सब कोई अगर भावना के सेंस में हो तो आईएनजी का प्रयोग हम लोग करते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं, ठीक है।
चलिए देखिए अगला टॉपिक है जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अगला क्या है, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें क्या है कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो भी जेरेंड है और प्रेजेंट पार्टिसिपल दो चीज के बारे में उल्लेख किया गया। देखिए बारी एग्जांपल देखते हैं सबका। सबसे पहला है कि बीइंग इल इट कुड नॉट कम। ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। तो देखिए बीइंग यहां पर क्या हो गया, ये जेरेंड फॉर्म में हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए गेटिंग अ जॉब इज इजी नाउअडेज। ठीक है, तो ये भी किस रूप में हो गया, जेरेंड के रूप में। अगला देखिए सीइंग इज बिलीविंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये सारा कुछ क्या है, जेरेंड फॉर्म में है। ठीक है, और बाकी जेरेंड के बारे में पूरा हम लोग वर्ब एडवांस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट नंबर थर्ड, कि सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। जैसे बैट्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। देखिए प्रीपोजिशन था, इसके बाद किसका प्रयोग हुआ, वर्ब का। तो ये जो भी वर्ब जैसे हियर है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा। क्लियर। अगला देखिए वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग। तो देखिए फ्रॉम क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, V1 प्लस आईएनजी। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये पूरा कंटीन्यूअस वाला फॉर्म था साथियों। ठीक है, ये कंटीन्यूअस के कुछ अंत में फॉर्मूले थे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, तो इसको हमेशा अपने माइंड में रखना, ध्यान में रखना है। अब आते हैं परफेक्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रेजेंट परफेक्ट, सबसे पहला टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको देखते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है कि जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल में खत्म हुआ, ठीक है, वैसा कार्य जो अभी अभी या फिर हाल फिलहाल में खत्म हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली। ठीक है, अभी हाल में। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अगला देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय और कार्य होने का समय का उल्लेख भी नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर से समझिएगा ऐसे, जैसे एग्जांपल है कि वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। ठीक है, तो कोई कार्य महत्वपूर्ण हो, ठीक है, उसका कार्य होने का समय कोई उल्लेख नहीं हो। ठीक है, कार्य महत्वपूर्ण है, जैसे हमने प्रोग्रेस किया। ठीक है, बहुत, वी हैव रीच्ड द मून, हम कहां पहुंच गए, चंद्रमा पर पहुंच गए। ठीक है, मून पर पहुंच गए। इसमें कोई टाइम नहीं लिखा कि हम 50 सालों में पहुंचे, ठीक है, 10 सालों में पहुंचे, 5 महीने में पहुंचे, ऐसा कोई टाइम नहीं है। ठीक है, और इसका समय भी नहीं दिया कब हुआ, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। ठीक है, तो उसमें भी किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका पॉजिटिव का फॉर्मूला था साथियों, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका फॉर्मूला पॉजिटिव का। अब नेगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका नेगेटिव का जो फॉर्मूला था साथियों, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव का फॉर्मूला होता है। अगर हैज हैव और नॉट को कंपाइल फॉर्म में लिखना तो हैजंट या हैवंट लिख दीजिए। ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये इसका जो भी हेल्पिंग वर्ब था वो आगे आ गया, हैज हैव आगे आ गया। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में हो जाए, ठीक है, हैज हैव और नॉट, तो हैज हैव आगे लिखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का उल्लेख कर देंगे। ठीक है, नॉट यहां पर इंटर मार देगा, ये समझ गए होंगे। अब अगर हैज और हैव और नॉट को एक साथ लिखना हो, ठीक है, हैज या हैव और नॉट को एक साथ लिखना हो, तो क्या हो जाएगा, हैज नॉट का हैजेंट हो जाएगा, हैव नॉट का हैवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों हैजेंट या हैवेंट जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा वो सीधा आगे आ जाएगा। ठीक है, और बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो ये इसका पूरा फॉर्मूला था, ये समझ गए होंगे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए दिया हैज हैव का प्रयोग। ठीक है, मतलब हैज का प्रयोग कहां करेंगे और हैव का प्रयोग कहां करेंगे। तो देखिए हैज का प्रयोग ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। क्लियर, और हैव का प्रयोग आई वी दे यू और प्लूरल और ऑल के साथ, ये इतना जितना भी चीज लिखा हुआ है इसके साथ हैव का प्रयोग और इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज हैव का प्रयोग आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जांपल है कि साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। देखिए साइंस के साथ किसका यूज हुआ है, हैज का, तो ये यहां पर सही है। अगला देखिए वी हैव रीच्ड द मून, तो वी के साथ हैव का प्रयोग हुआ, तो ये भी सही है। लेकिन अगला एग्जांपल देखते हैं कि साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये यहां पर गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये 19वीं सदी के बारे में बात कर रहा है, ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। क्लियर, तो ये भी गलत होगा, ये भी पास्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग तभी करेंगे जब ये प्रेजेंट में हो। ठीक है, क्लियर, तो यहां पर हैज का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर हैव का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए इसका रियल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कि अगर जब ऐसा रहे, पास्ट में अगर रहे, ठीक है, अगर भूतकाल का समय का उल्लेख रहे, ठीक है, तब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, तो अगला देखिए एग्जांपल कि साइंस गिव अस। ठीक है, तो यहां हैड गिवन के जगह पर क्या हो जाएगा, गिव अस। और दूसरा देखिए कि वी हैव रीच्ड, इसके जगह पर हो जाएगा वी रीच्ड द मून। ठीक है, हैव यहां से गायब हो जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए नोट में साथियों कुछ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट कि आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हियर। ठीक है, तो यहां देखिए आई के साथ हैव का यूज हुआ है। क्लियर, तो आई के साथ हैव जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आई के साथ हैव जो है बिल्कुल सही है। और अगला देखिए कि ही हैड हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई हैव हैड, यहां पर देखिए हैव हैड है, यहां पर हैज हैड है। तो आपको ये समझना होगा। देखिए नीचे में कुछ लिखा हुआ उसको मैं एक बार पढ़ देता हूं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक वाक्य में हैव के किसी भी फॉर्म, ठीक है, हैव का किसी भी फॉर्म मतलब कि हैव का फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, हैव का जो भी फॉर्म होगा वो किस रूप में होगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हैड का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जैसे हैव हैड का हमने प्रयोग किया, हैज हैड का प्रयोग किया। तो यहां पर कंडीशन ये साथियों कि हैव हैड और हैज हैड है। तो यहां पर जो हैव है, देखिए ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैड है ये मेन वर्ब है। ये समझ में आ गया। उसी तरीके से नीचे में जो हैज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ऐसा नहीं देखना कि हैव हैड हो गया तो ये गलत हो गया। क्लियर। अगला देखिए नोट नंबर 2 है कि समानता रिसेंटली ऑलरेडी येट सो फार का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और येट का प्रयोग परफेक्ट टेंस नेगेटिव वाक्य में होता है। कहने का मतलब अगर कहीं भी येट का प्रयोग हो गया तो वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ही हैड नॉट रीच्ड होम येट। देखिए येट का प्रयोग का मतलब पक्का वो नेगेटिव है। ठीक है, अगला देखिए ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और ये पास्ट परफेक्ट हो गया। क्लियर। अगला देखिए नोट नंबर 3 दिया साथियों कि अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो, ठीक है, अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे।
समझिएगा। देखिए पॉइंट है क्या कि अगर कभी भी ठीक है सिंस के तुरंत बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो गया तो सिंस के पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आई हैवंट सीन हिम सिंस, देखिए यहाँ पर सिंस आया, सिंस के तुरंत बाद देखिए ही लेफ्ट इंडिया, ये है क्या सिंपल पास्ट में। तो अगर इसके सिंस के तुरंत बाद अगर सिंपल पास्ट हो जाए तो इसके पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा हुआ है साथियों कि ऐसे वाक्यों में, ठीक है, ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मॉडल या परफेक्ट फॉर्म आ सकता है। ठीक है, जैसे ऊपर में एक एग्जांपल हमने देखा था ये वाला। ठीक है, तो अगर ऐसा वाक्य कभी भी आपको दिखे तो इसका एक और कंडीशन दिया हुआ है कि अगर देखिए या तो इस तरीके से लिखें या फिर देखिए सिंस के बाद फिर से सिंपल पास्ट आया तो उसके पहले एक हम ये कर सकते हैं या तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखें या फिर मॉडल इन परफेक्ट फॉर्म, जैसे ही मे हैव ग्रोन ओल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या मॉडल के रूप में, ठीक है, मॉडल इन परफेक्ट फॉर्म, और बाकी देखिए सिंपल पास्ट में सी लास्ट सॉ हिम। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, ये आपको समझना था। अगला देखिए नोट नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि अगर सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में ही कर लिया जाए, ठीक है, सिंस का प्रयोग अगर सेंटेंस के शुरुआत में कर लिया जाए तो सिंपल पास्ट भी सिंस के साथ वाक्य के शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सीधा सीधा कह रहा है कि देखिए जैसे ये वाक्य था, अगर सिंस को उठा के हम आगे करना चाहते हैं तो साथ ही साथ ये वाला पार्ट भी आगे आ जाएगा। ठीक है, जैसे सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी, सिंपल पास्ट वाला क्या हुआ, आगे आ गया, और बाद में जो था एज इट इज रह गया, ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, ये प्रेजेंट परफेक्ट में रह गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें डायरेक्ट आपका एग्जांपल से शुरुआत किया गया, लेकिन एग्जांपल के बारे में नीचे में देखिए सटीक कुछ लिखा गया है। नीचे में देखिए सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाएंगे एग्जांपल की तरफ भी कि अगर कभी भी बीच में बिफोर रहे, ठीक है, दो काम हो रहा है, ठीक है, दो एक्शन हो रहा है और बीच में बिफोर है, तो जो पहला एक्शन होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, और जो दूसरा एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। तो ये पहला वाक्य, इसका एग्जांपल अभी एक साथ हम लोग देख लेंगे। देखिए अगला पॉइंट है कि अगर कभी भी, ठीक है, अगर कभी भी बिफोर का यूज शुरुआत में रहे, ठीक है, अगर कभी भी बिफोर का यूज शुरुआत में रहे तो जो सेकंड एक्शन है वो सिंपल पास्ट में होगा और जो फर्स्ट एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल दोनों का देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला का एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आई शॉ हिम बिफोर। देखिए बीच में क्या आया, बिफोर यहाँ पर बीच में आया, तो जो पहला एक्शन होगा वो किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो बिफोर के पहले क्या हो जाएगा, आई शॉ हिम नहीं होगा, यहाँ पर आई हैड सीन हिम। ठीक है, तो ये पहला यहाँ पर इसको सुधारेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर के पहले क्या हो जाएगा, आई हैड सीन हिम, और बाद में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। देखिए बाद में क्या सिंपल पास्ट, तो ही स्टॉप्ड हिज कार। ठीक है, तो ये सही हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए कि अगर बिफोर शुरुआत में आ जाए, ठीक है, समझिएगा, दूसरा था कि अगर बिफोर शुरुआत में आ जाए तो दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट और पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो देखिए उसी को यहाँ पर समझते हैं कि बिफोर जो है वो शुरुआत में आ चुका है, तो जो आपका दूसरा एक्शन था वो सिंपल पास्ट में जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लेड, तो ये देखिए ये जो लिखा है द रॉबर फ्लेड, ठीक है, ये आपका पहला एक्शन है। ठीक है, ये आपका पहला एक्शन है, तो ये आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा कि द रॉबर हैड फ्लेड। क्लियर, और ही अंडरस्टूड एनीथिंग ये आपका जाएगा सिंपल पास्ट में, तो ही अंडरस्टूड एनीथिंग ही रहेगा। ठीक है, तो ये अब सही हो गया, पहले गलत था, तो ये समझ में आ गया हुआ साथियों। चलिए तीसरा का सबसे पहले देखते हैं। ये अगर कोई भी वाक्य का फॉर्मेशन इस प्रकार है कि आफ्टर बीच में रहे, क्या रहे, आफ्टर बीच में रहे, तो आफ्टर के पहले जो होता है वो सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, जो सेकंड एक्शन हो जाएगा, और पहला एक्शन क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर, तो ये ध्यान रखना कि सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में होगा और फर्स्ट एक्शन जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। चलिए इसका एग्जांपल देखें। देखिए ये रहा एग्जांपल, ये रहा थर्ड का एग्जांपल, आपको दिख रहा होगा ऊपर में यहाँ पर, ये कि आई मीट हिम आफ्टर। देखिए बीच में क्या गया, आफ्टर, आई फिनिश्ड माय वर्क, तो बीच में देखिए आफ्टर आया तो क्या कहा कि सेकंड एक्शन क्या होगा, सिंपल पास्ट, मतलब शुरुआत में क्या होगा, आई मीट हिम, तो ये तो सही था, और बाद में आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद जो था आई फिनिश्ड माय वर्क, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला ये गलत हो गया था, ये सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला चौथा जो एग्जांपल है उसका रूल नीचे लिखा गया है। ये अगर कभी भी वाक्य शुरुआत में बाय द टाइम रहे, ठीक है, तो उसका जो सेकंड एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा और जो फर्स्ट एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखिए ये रहा आपका बाय द टाइम। ठीक है, ये रहा बाय द टाइम, तो सबसे पहले लिखा था बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड। ठीक है, ये लिखा हुआ था। अब देखिए समझिएगा कि आई रीच द थिएटर, इसका देखिए इसका रूल क्या था कि जो सेकंड एक्शन है वो सिंपल पास्ट में, ठीक है, इसके तुरंत बाद सिंपल पास्ट और फर्स्ट एक्शन किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो इसके तुरंत बाद क्या होगा, ये सिंपल पास्ट में रहेगा, और इसके बाद जो द शो स्टार्टेड ये भी सिंपल में था, इसको सिंपल में नहीं रखेंगे, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, तो द शो स्टार्टेड के जगह पर क्या हो जाएगा, द शो हैड स्टार्टेड। क्लियर, तो अब ये सही हो गया। तो इस तरीके का एरर का सवाल भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है कि व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। अब देखिए इसका हिंदी पहले समझते हैं। इसका हिंदी है साथियों कि जब आनंद अपने गांव पहुंचा, ठीक है, तो उससे पहले उससे रिलेटेड न्यूज क्या गांव पहुंच चुका था। अब समझिए कि देखिए फर्स्ट एक्शन क्या होगा आपका, ये वाला, ठीक है, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज। ठीक है, तो ये आपका किस में होना चाहिए, ये आपका सिंपल पास्ट में होना चाहिए, तो ये सिंपल पास्ट में है अभी। क्लियर, और उसके बाद देखिए ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम हैड, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, ये भी है, तो ये आपका सही हो गया। क्लियर, तो बस ये समझना था कि कौन पास्ट परफेक्ट होगा और कौन सिंपल पास्ट होगा। तो ये नीचे देखिए ये जितना सारा उसके नीचे रूल लिखा गया था, तो ये पूरा रूल को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव का फॉर्मूला होगा। नेगेटिव का देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। ठीक है, हैड नॉट का इसको कर दीजिए या फिर हैडंट का दीजिए एक साथ। ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। और अगर इसका इंट्रोगेटिव लिखना है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हैड आपका हेल्पिंग वर्ब था वो शुरुआत में आ गया। ठीक है, हैड, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव भी आ गया, सॉरी नेगेटिव भी आ गया इसमें, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, और अगर हैड नॉट को एक साथ लिखना तो हैडंट को शुरुआत में लिख दीजिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर, ये रूल देखिए छूट गया था, ये रूल को भी ध्यान में कर लेंगे। हम लोग जो एग्जांपल नंबर 5 देखे थे वो बिल्कुल इसी रूल पर था। ठीक है, दोनों काम पास्ट में एक के बाद एक हो, तो पहला काम जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा जो है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ऊपर एक एग्जांपल था, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए ऊपर एक एग्जांपल था आनंद वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें जो कह रहा है कि दो काम पास्ट में एक के बाद एक हो रहा है, तो पहला कार्य किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए पर पहला काम क्या हुआ कि न्यूज जो था वो पहले पहुंचा, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो गया था। ठीक है, और उसके बाद जो काम हुआ कि आनंद अपने गांव पहुंचा, तो ये आपका सिंपल हो गया। ये समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला साथियों, अगला है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो है फ्यूचर परफेक्ट। ये आपका परफेक्ट का अंतिम है। इसके बाद हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में चलेंगे। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट होता है क्या, सबसे पहले वो समझते हैं कि जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा, ठीक है, जो काम भविष्य में खत्म हो चुका होगा उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है साथियों कि यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ये आपका एग्जांपल है कि यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब देखिए ये काम क्या है, भविष्य में खत्म हो चुका होगा, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ, आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं साथियों। इसका एग्जांपल है कि बाय द टाइम, ठीक है, देखिए यहाँ पर कि बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ठीक है, अब समझिएगा, ठीक है, समझिएगा कि जब भी बाय द टाइम का यूज आता है, अभी हमने पास्ट में भी आपको बताया था, ठीक है, ये सेम चीज पास्ट परफेक्ट में भी हमने पढ़ा था। जब भी बाय द टाइम आता है, जो सेकंड एक्शन देखिए, पास्ट का फॉर्मूला सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि उसका जो सेकंड एक्शन हो रहा था वो किस में हो रहा था, सिंपल पास्ट में, और फर्स्ट एक्शन किस में हो रहा था, पास्ट परफेक्ट में। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका जो सेकंड एक्शन होगा, ठीक है, इसका जो सेकंड एक्शन होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है, और जो फर्स्ट एक्शन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है साथियों, इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। इसका जो नेगेटिव है, ठीक है, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस विल सेल के तुरंत बाद नॉट ला दीजिए। ठीक है, नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। और अगर सेल विल को अगर एक साथ लिखना हो, सेल विल और नॉट को एक साथ लिखना हो तो विल नॉट का वॉन्ट हो जाएगा, सेल नॉट का सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। चलिए आते हैं इसका क्वेश्चन वाला पार्ट पर। इसका जो क्वेश्चन सेंटेंस होगा, ठीक है, इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा सबसे पहले उसका देखते हैं कि विल सेल, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि विल सेल उठ के आगे आ जाएगा। तो विल सेल को हमने शुरुआत में लिख दिया प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एडिटिव यहां लिख दिया हमने। चलिए इसके बाद देखते हैं कि विल सेल, ठीक है, अगर साथ ही साथ इंटरोगेटिव के साथ साथ अगर नेगेटिव भी उसमें इंटर कर जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, विल सेल को आगे रहने देंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और अगर विल सेल और नॉट को एक साथ लिखना हो तो बस शुरुआत में ला दीजिए, विल और नॉट का वॉन्ट हो जाएगा और सेल नॉट का सेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बात मैं अभी आपको बता रहा था दोनों में अंतर देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये रहा फॉर्मूला आपका। देखिए ये बाय द टाइम सबसे पहले ये देखिए सिंपल पास्ट वाला, अभी हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो इसका जो सेकंड एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में और जो फर्स्ट एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में। और अगर बाय द टाइम अगर ये फ्यूचर का बात करें तो जो पहला एक्शन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा और जो दूसरा एक्शन होगा वो किसमें होगा साथियों, सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब चलते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब यहाँ से इंटर हम लोग करेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखिए सबसे पहला काम सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है क्या। ठीक है, तो देखिए ये है साथियों कि जो काम भूतकाल में शुरू हुआ, मतलब जो पास्ट में शुरू हुआ और लेकिन वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, जो काम बहुत पहले शुरू हुआ वो अभी भी चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल रहा, मतलब मैं दिल्ली में रह रहा था और अभी भी रह रहा हूं। ठीक है, तो इस सेंस में इसका। आइए इसका देखिए फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है लेकिन बस ध्यान में रखना है आपको। देखिए सबसे पहला पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव इसका है कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, यहाँ पर बीन इंटर करता है एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी सब कुछ तो वही रहता है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। ये देखिए कंटीन्यूअस है तो V4 तो आना जरूरी था और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद एक और कहानी होता है फोर और सिंस वाला। ठीक है, तो इसके बाद फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं, दोनों में से कोई एक चीज का प्रयोग करते हैं। अब फोर का प्रयोग कहां करेंगे, सिंस का प्रयोग कहां करेंगे, वो मैं आगे भी बताने वाला हूं। ठीक है, और उसके बाद तुरंत बाद टाइम। क्लियर, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट बीन प्लस बाकी एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आता कि हैज हैव के तुरंत बाद नॉट आएगा। और अगर दोनों कंपाइल फॉर्म में लिखना हो तो हैजंट हैवंट हो गया। क्लियर, अब आते हैं इसका क्वेश्चन सेंटेंस जो है। ठीक है, सबसे पहले इंटरोगेटिव देखेंगे तो हैज हैव शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या था, हेल्पिंग वर्ब, तो ये शुरुआत में आ गया हैज हैव। बाकी देखिए एडजेक्टिव चला गया, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, बाकी सारा कुछ सेम हो गया। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट। और अगर दोनों एक साथ लिखना हो तो हैजंट हैवंट। ठीक है, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रह जाएगा। तो ये इसका, चलिए इसका एग्जांपल देखिए साथियों। इसका एग्जांपल है आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर। अब देखिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है, समझिएगा, यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। जबकि यहाँ पर इसका अगर हिंदी देखें तो मैं तुम्हें घंटों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यही तो होगा। ठीक है, मैं तुम्हें घंटों से, तो देखिए सबसे पहले समझना होगा कि सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फोर का प्रयोग कहाँ होगा। क्लियर, तो सबसे पहले चलते हैं सिंस और फोर के प्रयोग की तरफ, तो फिर वापस हम इस एग्जांपल की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले देखिए फोर का प्रयोग कब होगा, सिंस का प्रयोग। तो फोर का प्रयोग तब होगा जब समय अवधि का उल्लेख हो। ठीक है, कोई टाइम इंटरवल हो तो उसमें फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब शुरुआती समय मतलब कब से शुरू हुआ तब सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए फोर का कि फॉर 2 hours, फॉर लास्ट 2 years, फॉर 5 days, फॉर लास्ट 2 months, फॉर 10 years, फॉर लास्ट 3 weeks। तो ये सारा कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, फोर का। और अगर रहे सिंस मंडे, सिंस द बिगिनिंग, सिंस 2008, सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है, सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर, तो ये सारा कंडीशन अगर रहे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अब वापस चलते हैं। देखिए ये है क्या, देखिए ये जो एग्जांपल था इसमें है क्या, ये टाइम इंटरवल है। ठीक है, 1 घंटे के लिए, तो इसमें सिंस का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सिंस के जगह पर फोर का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए सिंस और फोर के बारे में। तो सिंस फोर का यूज हमने देख लिया था। देखिए सिंस का प्रयोग अलग से यहाँ पर समझाया गया, बड़ा अच्छा तरीके से समझाया गया। ठीक है, एक ट्री के माध्यम से समझाया गया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो सिंस का प्रयोग कैलेंडर, घड़ी, दिन का पहर और जीवन की अवस्थाओं के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैलेंडर, तो कैलेंडर में क्या क्या आ सकता है, डेज। ठीक है, मतलब दिन, मंडे, ट्यूसडे, ये सारा कुछ। फिर आ सकता है डेट्स। ठीक है, जैसे 7th में, ठीक है, 8 जुलाई, तो ये सारा कुछ डेट हो गया। फिर ईयर आ सकता है कैलेंडर में, जैसे 2005, 2007। इसमें मंथ भी आ सकता है, मई, जून, जुलाई, ये सारा कुछ। ठीक है, इसमें ओकेजन भी आ सकता है, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ये सारा कुछ। तो ये सारा कुछ किस में हो गया, कैलेंडर में। और अगर ये सारा कुछ कहीं भी रहे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्लॉक, तो क्लॉक जैसे 7 o'clock, 8 PM, तो इसके साथ भी सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए स्टेजेज ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन। अगला एडोलसेंस, किशोरावस्था, और भी। ठीक है, तो जो भी हमारे जीवन की अवस्थाएं हैं, ठीक है, बाल्यावस्था है, ठीक है, बचपन, बच्चे थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, किशोरावस्था में आए और बड़े हुए, फिर बाद में क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। तो ये जितना भी स्टेजेज ऑफ लाइफ है इस सबके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर, और अंतिम में पार्ट ऑफ ईच डे। ठीक है, एक दिन का पूरा जो भी पार्ट होता है, जैसे मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, इवनिंग, ये सारे के साथ भी सिंस का प्रयोग करेंगे।
तो ये पूरा सिंस का प्रयोग था, इसको भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला बारी है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है क्या। तो जो काम भूतकाल में शुरू हुआ, ठीक है, देखिए प्रेजेंट में भी यही था कि जो भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा था, लेकिन इसका कंडीशन ये है साथियों कि जो भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही खत्म हो गया, मतलब पहले शुरू हुआ पहले उधर ही खत्म हो गया, अभी वर्तमान में नहीं चल रहा, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये बहुत पहले ही खत्म हो गया, मैं सुबह में इंतजार कर रहा था, उसके बाद मैं चला गया। ठीक है, तो इस सेंस में यहाँ पर चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड, और ये बात तो हमेशा ध्यान में रखिए कि हैड हमेशा पास्ट के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, और अगर सिंपल रहेगा तो हैड है। तो इसका फॉर्मूला देखने के बाद फिर से सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। तो इसका यूज तो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, कहां फोर का यूज करेंगे, कहां सिंस का यूज करेंगे, इसमें कभी भी गलती होनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं नेगेटिव वाला, तो अगर कहीं बीच में नॉट आ जाए, ठीक है, तो नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, तो हैड के बाद। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी एडजेक्टिव रह जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन वाला। तो अगर सबसे पहले बात करें इंट्रोगेटिव का, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में देखिएगा कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें होता क्या है कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के आ जाता है। ठीक है, तो हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो ये उठ के आ गया, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। ठीक है, और बाकी सारा कुछ ऐसे ही रह गया। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक साथ हो जाए, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ हो जाए तो ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, और बीच में नेगेटिव का नॉट इंटर करेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट इंटर कर जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ लिखना हो तो, ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ये सेंटेंस, अगर हैड नॉट को एक साथ लिखना हो तो हैड एंड को शुरुआत में ले जाइए। देखिए यहाँ पर हैड एंड को शुरुआत में ले जाइए, बाकी सारा कुछ एडजेक्टिव उतार दीजिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये फॉर्मूला था साथियों, इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला बात करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो ये कि जो काम भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा। ठीक है, जो काम मतलब आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। ठीक है, वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आता है। जैसे आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो ये आने वाले भविष्य में भी जारी रह रहा है। ठीक है, अगला देखिए ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock। तो ये देखिए समझिएगा हमेशा कि कोई भी एग्जांपल आपके सामने, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने, तो उसके पहले सबसे पहले हिंदी करिए, देखिए कि वो काम आगे आने वाले फ्यूचर में भी क्या वो कंटिन्यू रहेगा क्या। अगर कंटिन्यू रहेगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूले की ओर। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला समझ लीजिए पहले। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्मूला, इसका पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। ठीक है, फ्यूचर है तो सेल विल का प्रयोग तो होगा ही होगा। उसके तुरंत बाद हैव बीन, ठीक है, हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या फ्रॉम। अब समझिएगा यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे या फिर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्लियर, फोर या फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टाइम। ठीक है, सारा के साथ फोर फ्रॉम मैं भी बताने वाला, फोर का प्रयोग कहाँ, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करेंगे वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला नेगेटिव देख लीजिए। सबसे पहले नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, इसके तुरंत बाद नॉट को इंटर करा दीजिए, तो ये नेगेटिव हो गया आपका। ठीक है, और ये अगर एक साथ लिख दिए तो सेल नॉट को लिख देंगे सेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, सेल नॉट को लिख दिया हमने सेंट, और विल नॉट को लिख दिया वांट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन वाला पार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव कोई सेंटेंस होता है तो उसका क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर करते हैं, तो ये बाहर हो गया विल सेल, बाकी सारा कुछ जो बचा वो एडजेक्टिव रह गया। क्लियर, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, तो विल सेल बाहर में रहने देंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को इंटर करा देंगे, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, बाकी सारा कुछ ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसी ये सेम फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, विल नॉट को ऐसे लिख सकते हैं वांट, या सेल नॉट को सेंट। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया साथियों, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए साथियों कि नोट में करके कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। सबसे पहला नोट नंबर 1 है कि जिन वर्ब का प्रयोग, देखिए समझिएगा, जिन वर्ब का प्रयोग सामान्यतः आईएनजी में नहीं होता। ठीक है, शुरुआत में हमने पढ़ा था बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग आईएनजी में नहीं होता, वो कंटीन्यूअस में नहीं होता। ठीक है, तो उनका प्रयोग कंटीन्यूअस या परफेक्ट कंटीन्यूअस में दोनों तरह के टेंस में नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों वर्ब में आईएनजी फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात यहाँ ये उठता है कि अगर कभी आपको एरर में ऐसा मिल जाए, ठीक है, अगर ऐसा मिल जाए, आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसा मिल जाए कि वो कंटीन्यूअस टेंस में लिखा है, तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो अगर वो कंटीन्यूअस टेंस में लिखा है तो उसको इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है आई एम नोइंग यू। ठीक है, तो हमें तो पता है नो तो होता नहीं है। ठीक है, नो का बिफोर तो होता नहीं है, इसमें आईएनजी लगता नहीं है, तो ये तो पक्का गलत है। तो इसको अगर चेंज करना है, ठीक है, सेंटेंस इसको इंप्रूव करना है, इसको सही करना है, ठीक है, ये गलत है, एरर हटाना, ठीक है, सही करना है, तो क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, टेंस चेंज करेंगे, इसको इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, तो आई एम नोइंग यू की जगह पर क्या हो जाएगा, आई नो यू। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल देखिए सेम रूल अगला नोट नंबर 2 पर लागू होता है कि अगर कोई वर्ब, ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो तो उसे सीधा क्या करेंगे, परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देंगे। जैसे देखिए आई हैव बीन नोइंग, तो देखिए ये क्या परफेक्ट कंटीन्यूअस में, सीधा चेंज करेंगे किसमें, परफेक्ट टेंस में, तो आई हैव बीन नोइंग की जगह पर क्या हो जाएगा, आई हैव नोन हिम। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं फोर और सिंस का। ठीक है, फोर और सिंस, तो जहां भी फोर और सिंस का प्रयोग हो तो वो हमेशा परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों प्रकार के टेंस में होगा। ठीक है, फोर और सिंस का प्रयोग। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है, तो ये किसमें है, ये आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो गया। क्लियर साथियों, अगला देखिए आई हैड नोन हिम फॉर 2 years। ठीक है, तो ये आपका किसमें हो गया, परफेक्ट में। तो ये फोर और सिंस का प्रयोग कभी भी होगा तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए रूल नंबर 4 है कि अगर वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है, ठीक है, कभी भी वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है तो वाक्य सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो गलत होगा, उसे सीधा करें। ठीक है, उसे इंप्रूव करें, सही करें। जैसे आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सिंस प्लस टाइम है तो ये हमेशा परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई एट यहाँ पर नहीं होगा, आई हैव ईटन कर देंगे इसे। क्लियर, तो ये समझ में आ गया, ये गलत था, ये आपका सही हो गया। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉर्म और फोर और फ्रॉम का। ठीक है, यहाँ पर फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ये समझिए कि फोर का प्रयोग जैसे भी तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे, और फ्रॉम सिंस की जगह पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये फ्यूचर का होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये साथियों आपका पूरा टेंस का पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, ये पूरा टेंस का पार्ट आपका खत्म हो गया। अगला जो भी पार्ट आएगा उसमें हम लोग टेंस के पूरे सवाल हम लोग पूरे अच्छे तरीके से डिटेल्स रूप में करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका, थैंक यू।